नमस्कार, वेलकम टू उत्कर्ष सिविल सर्विसेज क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। मैं धनंजय। आज के सेगमेंट पर जो हमारी लेखनी सीरीज़ है और जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि भाई मेंस की तैयारी में आंसर राइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। लेखनी सीरीज़ के माध्यम से हम कोशिश और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आखिर जब सवाल आपसे पूछा जाए 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर, तो आपको लिखना क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनकी डायमेंशंस क्या होगी, आप किस तरीके से कंटेंट को शामिल करें, किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए और सबसे बेहतर आंसर क्या हो सकता है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, हमारा जो कैटेगरी है, आप जानते हैं कि जो क्वेश्चंस की कैटेगरी है, यानी कि क्वेश्चंस को जो पूछने का तरीका है, अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो क्वेश्चन सामान्यतः जो आपसे पूछे जाएंगे इस वाले सेगमेंट से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले हिस्से से रहेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन से पूछे जाने हैं वो पूछे जाने हैं 2 मार्कर रहेगा, जिनको आपको 20 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, 20 शब्दों में लिखना पड़ता है। इसके बाद में आपका 7 मार्कर रहेगा, और ये जो 7 मार्कर है इसके लिए आपको 60 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। तीसरा आपको देखना पड़ेगा 10 मार्कर, और ये जो 10 मार्कर रहेगा, ये 10 मार्कर आपको 200 शब्द का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मानक नहीं लिखा हुआ है, आदर्श शब्द सीमा है। आदर्श का मतलब ये है कि भाई थोड़ा बहुत कम भी हो सकते हैं शब्द सीमा, यानी कि थोड़ा बहुत कम भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। तो एक तो हमको ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि भाई कितने कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 मार्कर क्वेश्चंस अगर आपको लिखना है, 2 मार्कर लिखने का तरीका है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान करिए, कोशिश करिए कि आपको पहचान आ जाए कि आखिर वो पूछ क्या रहे हैं। दूसरा, शुरुआत जो आपको करनी है उसकी डायमेंशंस बना लीजिए, यानी कि 3 से 4 जो डायमेंशंस होंगी, यानी कि जो तरीका होगा, कंटेंट होगा, या कहना चाहिए पॉइंट्स होने चाहिए। पॉइंट्स को अगर हम बनाएं तो 3 से 4 पॉइंट्स बना लीजिए, यानी कि उसके एक तो आप परिचय से बना दीजिए भाई, कि परिचय हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उसका फाउंडेशन क्या है, उसका ढांचा क्या है, एक तो ढांचा बना दीजिए। और तीसरा, उसमें उदाहरण रख दीजिए कि भाई ये उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल पूछा गया कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है। आपसे सवाल पूछा प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ऐसे करके सवाल आपसे पूछ लिया उसने। तो मुझे लगता है कि इसमें आप कुछ मत करिए और सीधे लिख दीजिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ये हम सब लोग जानते हैं, ये हो गया। लेकिन अगर ये सवाल दूसरी तरह से पूछ लेता है कि यानी कि जैसे सवाल पूछ लिया इसने प्रारूप समिति, तो अब प्रारूप समिति पूछ लिया, तो अब इसमें क्या होगा, अब आपको पहचानना पड़ेगा कि ये समिति है क्या भाई। सबसे पहला इसका इंट्रो देना पड़ेगा। तो इंट्रो में अब आपको क्या करने पड़ेंगे, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि संविधान जो हमारा बन रहा था, यानी कि इसका गठन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट बनाने के लिए 29 अगस्त 1947 को अध्यक्ष भी लिख देना है, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में निर्मित किया। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में निर्मित, ये एक पॉइंट हो जाएगा, ये परिचय हो जाएगा। ढांचा ये हो जाएगा कि लगभग 60 देशों का अध्ययन किया इसने। पहला प्रारूप बनाया, और दूसरा इसी में लिख सकते हैं कि इसने प्रस्तुत कब किया था। तो इसने प्रस्तुत किया था भाई 21 फरवरी 1948 को। तो इसका पहला ड्राफ्ट आया था 1948 में। और फिर उदाहरण के रूप में रख सकते हैं कि इसी के आधार पर क्या बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी कि फॉर्मेशन बना, ये चीज़। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सबसे पहली बात होती है कि आप उसकी क्या करें भाई, पहचान करें, यानी कि पहचान करें, और पहचानने के बाद में उसको डिवाइड करें 3 से 4 पॉइंट्स में। एक बहुत अच्छी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सवाल का टारगेट आपको पता होना चाहिए। टारगेट का मतलब यह है
कि एक्चुअल क्या पूछा गया है आपसे, एक्चुअल क्या पूछा गया है, यानी कि वही लिखा जाए जो उसने टारगेट किया हुआ है, जो उसने पूछा है, एक्चुअल पूछा है, उसी को आपको कंटेंट में शामिल करना है। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंटेंट हो, यानी कि आपकी कंटेंट की परसेंटेज लगभग 90% के आसपास में होनी चाहिए। और इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है, वो भाषा को आप कर सकते हैं, यानी कि लगभग 10% के आसपास में भाषा हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है, जैसे ये कंटेंट के बारे में अगर आप देखोगे तो जब 7 मार्कर के बारे में बात आएगी तो इसको कम कर दीजिए, ये लगभग 70% के आसपास में हो जाएगा, तो 30% भाषा हो जाएगी। और 10 मार्कर में क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए पड़ता है, तो इस वजह से 50-50% आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए 2 मार्कर के लिए जो हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए, कि कोशिश करिए कि उस कंटेंट का जो सवाल पूछा गया है उसी को से रिलेवेंस रखते हुए हम जवाब लिखें। दूसरी बात आती है भाई, अगर मैं 7 मार्कर के बारे में करूं तो 7 मार्कर में क्या होगा भाई, 7 मार्कर में सबसे पहली बात होती है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को आपको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद में क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सबसे पहले ब्रेक करिए, ब्रेक के बाद में क्या पूछा गया है सबसे पहले तोड़ना है, यानी कि उसको अलग अलग भागों में बांट लीजिए कि कितनी डायमेंशंस में वो सवाल है, उसको तोड़ दीजिए। फिर क्या पूछा गया है या क्या कंटेंट रहेगा, इसमें कंटेंट क्या शामिल होने वाला है, तो उस कंटेंट का आप क्या बना लीजिए, सिनॉप्सिस बना लीजिए भाई, सिनॉप्सिस बना लीजिए तुरंत वहीं पर तोड़ करके। इसके बाद में शुरुआत जरूर ध्यान रखिए, शुरुआत कहां से करनी है और इसके बाद में अंत कहां से करना है, ये चीज। और इसके बाद में जो बीच का ढांचा होगा, ये जो ढांचा होता है ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यानी कि यहां पर आपके पास में जो कंटेंट हो वो पर्याप्त होना चाहिए। मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया है मौलिक अधिकार पर टिप्पणी करें, यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर आपको आर्गुमेंट करना है, यानी कि टिप्पणी करना है। मान लीजिए सवाल पूछा गया आपसे, तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों पर टिप्पणी करें, तो सबसे पहले आपको मौलिक अधिकार क्या है, यानी कि इंट्रो देना पड़ेगा। देन इसके बाद में जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको लिखना पड़ेगा, और इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा निष्कर्ष, इस तरीके से। तो जैसे इंट्रो में क्या लिखोगे कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जन्म के साथ में उनके नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक जैसे विकास के लिए आवश्यक होते हैं, सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करते हैं और जिनका उल्लेख संविधान में होता है। और इसके बाद में फिर वो मौलिक अधिकार लिखने, और मौलिक अधिकार लिखने के बाद में आपको कहना है कि ये राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, ये सर्वांगीण विकास में सहायक है, लेकिन इनमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है और इनका उल्लंघन ना हो, इसको भी रोका जाए, इसका भी विशेष तौर पर क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। तो ये चीज हो गई। तो ये 7 मार्कर हो गया। शब्द सीमा का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि 60 शब्द अगर कहे गए हैं तो आप कोशिश करिए कि लगभग 55 से अगर 65 के बीच में आप अपने आप को रखते हैं तो आप जरूर रखा करिए। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक तत्व है भाई कि 55 से लेकर के 65 तक। इसके बाद में अगर आप 10 मार्कर में देखोगे, यानी कि 10 मार्कर है, यानी कि 10 नंबर का अगर आप देखेंगे तो 10 मार्कर में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप पूरी तरह से, यानी कि सवाल को तोड़ना, शुरुआत यहीं से होगी, सवाल को तोड़ना, पेपर में ही तोड़ना है, फिर छांटना है क्या लिखना है, क्या लिखना है। दूसरा ये भी छांटना है क्या नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। इसके बाद में उसके इंट्रो के बारे में लिखिए भाई कि इंट्रो क्या था भाई। इसके बाद में उसका भाई ढांचा बना लीजिए, यानी कि मेन जो ढांचा होगा, और ढांचा के बाद में इसको कंक्लूड कर दीजिए, यानी कि कहां पर पहुंचिए भाई, निष्कर्ष पर पहुंचिए, ये चीज। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आसान काम होता है इसको लिखना, यानी कि 50% इसमें कंटेंट होता है। जो 7 मार्कर में कंटेंट लिखते हैं उसी को एक्सपांड करते हैं हम अपनी भाषा में और उसी को लिख सकते हैं 200 वर्ड्स में, और 50% आपको यहाँ पर, तो ये आपका कंटेंट हो जाता है और ये दूसरी हो जाती है लैंग्वेज, यानी कि भाषा, जो आप लक्ष्यदार लिखते हैं वो चीज़। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिए। कई सारे सवाल हैं, मैं खुद सवाल लेकर के आया हूँ। तो
जब भी सवालों को लिखें तो आप मोरली स्ट्रांग रहें, मतलब दिमाग में आपके ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि आपको डरना नहीं है भाई, सवाल आपको सॉल्व करना है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं। अगर कोई दूसरा तरीका होता तो शायद है कि हम दूसरे तरीके से भी MPPSC में चले जाते, लेकिन हमारे पास में एक ही माध्यम है जहाँ से हम सिविल सेवाओं में जा सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास दूसरा तरीका तो है नहीं। तो इस वजह से डरे नहीं, बल्कि शुरुआत करें धीरे धीरे करके, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये तो हम सबको पता है भाई, और ये इससे आप अभ्यस्त भी हैं। देखिए कुछ सवाल मैं लेकर के आया हूँ, पुराने वर्षों में पूछे गए हैं, उन सवालों को देख लीजिए भाई। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए। अब ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है, सबसे पहली बात ये है कि इसका आधार क्या है भाई। तो अगर आप आधार देखेंगे कि कौन कौन सा आधार है, तो आप कर सकते थे सबसे पहले आर्टिकल नंबर हो जाएगा 13, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 136, 137, साथ में हो जाएगा 226। तो एक तो आप ये बता दीजिए कि भाई ये इसका आधार हो जाएगा। दूसरा इसका अर्थ बता दीजिए। अर्थ का मतलब होता है कि संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल की विधियां, या फिर प्लस कार्यपालिका के जो होते हैं, कार्यपालिका चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, आदेश, निर्देश, अध्यादेश, ये सारी चीजें। तो संसद विधानमंडल की विधियां, कार्यपालिका के आदेश, निर्देश, कार्यवाहियों की जांच करना कि संविधान सम्मत है या नहीं, संविधान सम्मत है या नहीं, जांच करना। और इसके बाद में उनको परिणाम क्या निकल करके आएगा, तो परिणाम निकल करके आएगा कि इन्हें क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, यानी कि असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो ये चीज, तो इसको बोलेंगे न्यायिक समीक्षा का। इस तरीके से जब भी लिखें कई डायमेंशंस में लिखें, यानी कि कोशिश करें अगर इस तरीके से आप लिखते हैं बढ़िया नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। भारतीय संविधान के 10वें संविधान संशोधन से, तो कब 10वां संविधान संशोधन, तो सबसे पहली बात यह है कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये दादरा एवं नगर हवेली से संबंधित है। दूसरा ये है पहली अनुसूची में क्या हुआ था भाई, पहली अनुसूची में परिवर्तन। तीसरा क्या हो सकता है, भारतीय सीमा विस्तार, भारतीय सीमा विस्तार, क्योंकि ये शामिल हुआ था भाई, शामिल। तो ये 3 कंटेंट इसमें बनेंगे। तो सीधे सीधे लिख दीजिए कि भाई 10वां संविधान संशोधन था, शामिल किया था दादरा और नगर हवेली को, पहली अनुसूची में परिवर्तन किया था, और साथ में भारतीय सीमा का विस्तार हुआ था। तो ये भी कंटेंट हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद में जैसे ये मान लीजिए कि 2 नई खंडपीठें, तो ये बनती रहती हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 2014 का जो आंध्र प्रदेश यानी कि मई की लिखवा देता हूँ, मई 2025 में ये बनी है पीठें। जैसे एक पीठ आप कर दीजिएगा कि सबरीमाला पे भी बनी है, और साथ में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पे बनी है, इसका निर्माण हुआ है भाई, 2014 पे निर्माण हुआ है। साथ में इसमें क्या होने वाला है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पे गठित हुई है। और दूसरी आप लिख सकते हैं सबरीमाला पे, सबरीमाला जो मंदिर है, और इन दोनों को 5-5 जजेस की पीठ बनाई है। तो इस तरीके से लिख देना था भाई कि ये 2 कैसे लिखना था, सीधे लिखना था। इसके बाद में मान लीजिए कि एक सवाल है, किन आधारों पर भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है। तो इसको मान लेते हैं 7 मार्कर में अगर आप लिखते तो 7 मार्कर में सीधे बना देते कि संविधान सभा द्वारा। इंट्रो में क्या लिख सकते थे, इंट्रो में लिखना था कि संविधान सभा द्वारा रचित संविधान की निम्न बिंदुओं के आधार पर आलोचना होती है।
पहली आलोचना होती है यह संप्रभु निकाय नहीं था, दूसरी आलोचना होती है यह लोक प्रभुता पर आधारित नहीं थी, तीसरी आलोचना होती है कांग्रेस का प्रभुत्व था, चौथी आलोचना होती है समय की बर्बादी थी, पांचवी आलोचना होती है कि वकीलों का और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, छठवीं आलोचना होती थी हिंदुओं का प्रभुत्व था। तो ये सीधे के सीधे पॉइंट्स लिख देने थे भाई। इसके बाद में अगला सवाल देखेंगे, राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए। राज्य स्वायत्तता का मतलब होता है कि जो राज्य अपने जो निर्णय लेता है, गतिविधियों को संचालित करता है, कार्य प्रणाली को संचालित करता है और वह स्वायत्त होकर के जो काम करता है उसी को राज्य की स्वायत्तता बोलते हैं। अब ये जो भारत में राज्य की स्वायत्तता की मांग क्या है, एक तो स्वायत्तता की मांग का क्या है, संघीय ढांचा वाला पॉइंट समझा दीजिए, दूसरा समझा दीजिए क्षेत्रीय दलों का उदय वाला समझा दीजिए, तीसरा समझा दीजिए कि वैश्वीकरण हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा कि जब इस तरीके के सवाल लिखें तो सवाल में आप उदाहरण जरूर शामिल करिए, यानी कि एग्जाम्पल्स शामिल करने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। आप उदाहरण जरूर दे करके आइए। तो वैश्वीकरण वाला शामिल कर लीजिएगा। वैश्वीकरण के बाद में आधुनिकीकरण जो आया है, इसके बाद में क्षेत्रीय दलों का जो उद्भव हुआ, क्षेत्रीय दलों का विस्तार हुआ है, इसके बाद में अधिकारों की मांग बढ़ी है, क्षेत्रीय अस्मिता का प्रश्न उठा है भाई। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिन गतिविधियों की वजह से भारत में क्या हुआ भाई, राज्य स्वायत्तता का मांग। तो आप क्या करिए, सबसे पहले परिभाषा दीजिए, परिभाषा के बाद में सीधे आ जाइए कि स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण ये थे, उनको इलेबरेट करिए। और इसके बाद में कहिए कि भारत में संघीय ढांचा है, इससे राज्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित होनी चाहिए, परंतु संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को देखते हुए यह भी सुनिश्चित किया था, एकता और अखंडता को देखते हुए यह भी सुनिश्चित किया था कि देश का विभाजन न होने पाए और देश अखंड और मजबूत बना रहे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में है मूल अधिकार, एक और सवाल लेकर के आया था, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक है। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें दो चीजें रखी हुई हैं, एक तो रखा हुआ है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, लेकिन सवाल क्या पूछा गया है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप सवाल को क्या करिए भाई, सबसे पहले इंट्रो आपको देना पड़ेगा कि पूरक से आशय क्या है भाई, पूरक से आशय दोनों का महत्व एवं अस्तित्व समान है, अस्तित्व समान और महत्वपूर्ण है। इन्हें रथ के पहिए मानना चाहिए निम्न बिंदुओं से, यानी कि फिर उसके बाद में करना था भाई कि निम्न बिंदुओं से भाई हम तय कर सकते हैं कि क्या है भाई, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे पहला पॉइंट कर सकते हैं भाई कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो व्यक्तिगत हैं, जबकि डीपीएसपी सामूहिक हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार लागू हैं, डीपीएसपी लागू किए जाने बाकी हैं। तीसरा करना था, ये राजनीतिक न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके बाद में पांचवा वाला समझाना था मिनर्वा मिल मामला, जिसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं और रथ के पहिए की तरह हैं। तो सबसे पहली बात यह है, और इसके बाद में चले जाइए निष्कर्ष की तरफ। तो आपको क्या करना है कि जो कंपेयर करते हैं, जैसे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में जो तुलना होती है, उन पॉइंट्स को अगर आप शामिल कर देंगे तो इससे समझ में आ जाता है कि भाई मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है कि जो आपको प्रयास करना चाहिए, जो आपको कोशिश करनी चाहिए, वो कोशिश ये है कि शुरुआत में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को पढ़ लीजिए। जब तक नॉलेज नहीं होगा हम डिलीवर नहीं कर सकते। जैसे ही आपके पास में नॉलेज आएगा आप डिलीवर करने लगेंगे, और नॉलेज से ही चीज़ें हम नए सिरे से सीख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम प्रयास करते रहेंगे कि आपके साथ में जुड़े रहें। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट्स हैं और कोई बात आपको कहनी है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इससे मनोबल भी बढ़ता है और नया मार्गदर्शन भी होता है कि भाई नया कुछ क्या करना है। आज के लिए अभी इतना ही रखेंगे। अगर कोई बात आती है तो फिर से नए सिरे से हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।